गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सिविक्स का नया चैप्टर 8 हसियाई वर्गों को संवैधानिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछली जो अध्याय था, चैप्टर था, उसमें हम लोग ने हसियाई वर्ग के बारे में पढ़ा था और उसमें ये भी जाना था कि किस तरह से समाज में जो निम्न तबके के आदमी होते हैं, जो निम्न वर्गीय आदमी होते हैं, इसको किस तरह से समाज से अलग रखा जाता है, या वो लोग इस तरह उन लोगों पर प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपने आप में वो समाज से हट जाते हैं और वह समाज से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। उसका प्रमुख कारण है जो हम लोगों का सदियों से चली आ रही जो तरह तरह की सामाजिक भेदभाव, फिर उन लोगों का पहना, उन लोगों का रीति रिवाज, उन लोगों की बोलचाल, ये सभी थोड़ा अलग टाइप का होने के कारण उसको समाज से अलग वर्ग में रखा गया है। आज भी हम देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसे हसियाई वर्ग हैं जो आज भी वो इस मॉडर्न युग में भी वो अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं ला पाया है कि वो भी अपने प्रतिष्ठा और मान के साथ यहाँ पर जी सके। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समाज में जो हसियाई वर्ग के तरह के साथ जिस तरह की जो भेदभाव किया गया है, ठीक है, हम तो पहले भी पढ़ चुके थे। हमारे आदिकाल से जो हमारे समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उनमें से जो शूद्र कैटेगरी के सभी कैटेगरी के बारे में हम लोग एक एक का पढ़ चुके हैं। उन्हीं में से जो शूद्र कैटेगरी के हैं तथा वैश्य कैटेगरी के हैं जो निम्न वर्गीय काम करते थे, उसके आधार पे, और उन लोग को हमेशा सोचा जाता कि वो निम्न वर्गीय होने के कारण उससे निम्न स्तर का ही काम करना है, उससे ऊपर की सोचने की भी नहीं है। इस तरह से करके उसे बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो ज़्यादातर वो अपने आप में नहीं बल्कि उसको समाज के द्वारा, उच्च वर्गीय जो हम लोगों के समाज है उन लोगों के द्वारा उस पर जो प्रताड़ित किया जाता था, जिसके कारण अपने आप में समाज में एक हसियाई वर्ग यानी जो निम्न वर्गीय समाज बन गया है। उन लोगों के लिए किस तरह से संविधान में जो सुरक्षा का प्रोविज़न है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से संविधान में उन लोगों के लिए आरक्षण दिया गया है, उन लोगों को सुरक्षा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखने योग्य नए शब्द, उसमें से कुछ नए शब्द आए हैं। देखो, याद रखने योग्य बातें, उसमें से देखो, प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन का अर्थ होता है किसी कानून या अधिकार का एक लिखित दस्तावेज में उल्लेख करके उसे सुरक्षित करना। ठीक है, प्रतिष्ठापन का अर्थ होता है किसी कानून या अधिकार को उसे लिखित दस्तावेज के साथ रखना। ठीक है, यानी कानून या अधिकार को किसी लिखित दस्तावेज में प्रूफ के तौर पर रखना, वो प्रतिष्ठापन कहलाता है। ठीक है, अब देखो दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञ क्या है? दृढ़ निश्चय या पक्का इरादा तथा शक्ति और स्फूर्ति से भरा व्यक्ति। ठीक है, तो दृढ़ प्रतिज्ञा मतलब जो एकदम दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी चीज़ को जोश के साथ, उसको एकदम प्रतिज्ञा के साथ वो करने का जो कोई भी चीज़ को इरादा रखता है वो दृढ़ प्रतिज्ञ कहलाता है। अब देखो मौलिक। मौलिक का अर्थ होता है वास्तविकता से संबंधित, मूल संबंधी। ठीक है, वास्तविकता से संबंधित, मूल संबंधी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पिछले अध्याय में कुछ जो हसियाई वर्गों के बारे में चर्चा किए तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले अध्याय में हमने समाज के हसियाई पर स्थित वर्गों तथा असमानता एवं भेदभाव के उनके अनुभव के विषय में पढ़ा था। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पिछले अध्याय था वो समाज में किस तरह से असमानता था, भेदभाव था, किस तरह से उसे समाज में हसियाई वर्ग में ये रखा गया, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, परंतु कम ताकतवर होने के बावजूद भी ये वर्ग संघर्ष करते रहे हैं। ठीक है, वे कम ताकतवर होने के बावजूद भी ये वर्ग, यानी कौन से वर्ग? हसियाई वर्ग संघर्ष करते रहे हैं। इन्होंने औरों के वर्चस्व का विरोध किया तथा अपने साथ किए जाने वाले असमानता के व्यवहार का विरोध किया है। तो वो अपने आप में क्या थे? कमज़ोर थे। उसके बावजूद भी वो हमेशा उच्च वर्गों के खिलाफ वो आवाज़ उठाया है और हमेशा असमानता को दूर करने के लिए प्रयास किया है। ठीक है, अपने लंबे इतिहास में इन्होंने विभिन्न रणनीतियों के द्वारा
इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया है, जैसे कि धार्मिक सांत्वना, ठीक है, धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार एवं शिक्षा, इन परिस्थितियों के अनुसार रणनीति अपनाई है। ठीक है, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इन समुदायों के आदिवासी, दलित, मुसलमान और महिलाओं ने विद्यमान असमानताओं को किस प्रकार चुनौती दी। तो इसमें से सबसे पहले आया आदिवासी, उसके बाद दलित जिस पर शोषण किया जाता है, मुसलमानों एवं महिलाओं ने विद्यमान असमानताओं को किस प्रकार चुनौती दी। इन सब बातों पर बल दिया कि देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का अधिकार हासिल है। ठीक है, तो इन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसने, हमारे देश के संविधान ने, कि वो भारत के नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर का हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनमें से कुछ लोग ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए संविधान का भी सहारा लिया। ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग थे जो संविधान का सहारा लिया। इस अध्याय में हम संविधान के उन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे जो हसीए पर स्थित, हसीए मतलब जो समाज से हसीए वर्ग में रखा गया जो व्यक्ति थे, जो समाज थे, उन, ठीक है, अध्ययन करेंगे तथा स्थित वर्गों में शोषण से सुरक्षा तथा समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। तो ठीक है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि हमारे संविधान में किस तरह से हसीए वर्गों को आरक्षण के रूप में, उसे अधिकार के रूप में, उसे शोषण से सुरक्षा के लिए जो प्रावधान उन लोगों के लिए लिखित रूप से है, उसी के बारे में विशेषकर अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम इस बात का अध्ययन भी करेंगे कि इन समूहों का विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार को किस प्रकार का प्रयास किए हैं। ठीक है, तथा ये भी अध्ययन करना है हम लोगों को कि सरकार उन लोगों के विकास के लिए किस प्रकार का प्रयासरत है और किस प्रकार तक अभी तक प्रयास किए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मौलिक अधिकारों का आश्रय, मौलिक अधिकारों का आश्रय। ठीक है, तो आप प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, विषय प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि संविधान के ऐसे कोई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए जो हमारे समाज एवं राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। ठीक है, सिद्धांत हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, इन्हें हम लोग मौलिक अधिकारों के माध्यम से परिभाषित किया है। तो हम जानते हैं हमारे जो 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो उन 6 मौलिक अधिकारों में हम लोगों का किसी न किसी रूप में आम जनताओं को अपने हक के लिए जो हम लोग लड़ सकें, अपने अधिकार के लिए हम लड़ सके, उसके बारे में प्रोविजन है, तथा हमारे आरक्षण से रिलेटेड बहुत कुछ ऐसे दिया हुआ है। इतना बड़ा संविधान है जो आज भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है। वो जो संविधान में जो अधिकार लिखित है वो सभी भारत के एक नागरिक होने के नाते वो सबका समान अधिकार है और सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। अब देखो यहाँ पर हाशिए पर स्थित वर्गों ने इन अधिकारों को 2 प्रकार से प्रयोग किया है। ठीक है, तो हाशिए पर स्थित वर्गों ने, तो जो वर्ग हाशिए वर्ग के अंतर्गत आते हैं इन अधिकारों का 2 प्रकार के प्रयोग किया गया। पहला, ठीक है, अपने मौलिक अधिकार पर बल देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ होते हुए अन्याय पर ध्यान करने को मजबूर किया। ठीक है, तो इसी संविधान का अधिकार का उपयोग करते हुए हाशिए वर्ग ने क्या किया, सरकार को अपनी जिस तरह से अपनी जो हाशिए वर्गों पे शोषण होता था उसको दूर करने के लिए सरकार को क्या किया, वो अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, दूसरा, उन्होंने सरकार पर इन कानूनों को लागू करने के लिए दबाव डाला। ठीक है, पहला कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और दूसरा उन लोगों के जो अधिकार के रूप में अधिकार दिया गया है, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, समानताएं दिया गया है, उसको लागू करने के लिए वो दबाव डाला है। ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं कि इन वर्गों के संघर्ष का कारण अनेक बार सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। ठीक है, तो ऐसे कोई उदाहरण मिलते हैं कि इन वर्गों के संघर्ष के कारण, तो जितने भी हाशिए वर्ग में समाज के जो निम्न वर्गीय लोग थे उन लोगों के कारण अनेक बार सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप, जो मौलिक अधिकार में भावनाएं या
अधिकार दिया गया उसके अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला दिया हुआ है हम लोगों का, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो जितने भी ST SC के लिए जो भी कानून प्रावधान किया गया है, संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो देखो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, ठीक है, SC और ST। ठीक है, ये देखो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, तो अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की सुरक्षा के लिए जो भी हमारे संविधान के द्वारा प्रावधान किया गया है, उन लोगों की समानता के लिए, उन लोगों के अधिकार के लिए, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और उसमें क्या प्रावधान दिया गया है उन ST SCओं के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय के आदर्शों का प्रतिष्ठापन किया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठापन किया गया है, यानी भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक न्याय के आदर्शों का प्रतिष्ठापन किया गया है, मतलब उसको लिखित दस्तावेज के रूप में उसे सुरक्षित रखा गया है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति की पहली शर्त, तो सामाजिक न्याय की प्राप्ति का जो पहली शर्त है वो समाज में विद्यमान समस्त असमानताओं को समाप्त करना। ठीक है, तो समाज में विद्यमान समस्त जो असमानताएं थी, ऊंच नीच भेदभाव का जो भावना था, उसको समाप्त करना। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की दशा के सुधार के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए गए हैं। तो देखो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुधार के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं, उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 देखो, मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समझ समानता की गारंटी प्रदान करती है। तो हमारे जो संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, समता का अधिकार, समानता का मतलब हाँ समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 मुख्य रूप से अधिकार है संविधान का, इनमें से समानता का अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जो समानता का अधिकार है, जिसको हम लोग समता का अधिकार कहते हैं, वो कानून के समझ समानता की गारंटी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो संविधान का जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, जिसको हम लोग समानता का अधिकार भी कहते हैं, वो कानून के समक्ष समानता की गारंटी प्रदान करता है। यानी भारत के नागरिक होने के नाते भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, चाहे वो कितनों भी हाशिए वर्ग का हो, कितनों भी निम्न वर्ग की हो, चाहे वो कितने भी उच्च वर्गीय हो, सबको संविधान के अनुरूप क्या है, कानून की समझ समानता की गारंटी प्रदान करता है। परंतु राज्य द्वारा समाज के हाशिए पर स्थित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो संविधान का प्रावधान है। ठीक है, कि भारत के जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको समानता की गारंटी प्रदान करता है, वो मौलिक अधिकार। ठीक है, लेकिन जो भी राज्य सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा उस हाशिए वर्गों के लिए वो विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके लिए वो विशेष अपने स्तर से भी कुछ उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों के हित के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। ठीक है, नंबर 2 संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भारत के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप नागरिक पर किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाएगा। सताए गए वर्गों की समानता प्राप्त करने के लिए समय समय पर इन अनुच्छेदों का आश्रय लिया जाता है। तो जिस वर्गों को सताया जाता है, जिस वर्गों को प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है, उन लोगों के लिए समय समय पर इस अनुच्छेद का आश्रय लेके उन लोगों के हक दिलाया जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात है, संविधान के अनुच्छेद 15 में सीधी तौर पे कहा गया है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे उसको आप उस पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 3 संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में यह अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत का भावना जो आज भी हम लोगों के समाज में है,
ठीक है। तो अनुच्छेद 17 में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को आप जो हम लोग छुआछूत की भावना से देखते हैं उस तरह से नहीं, यानी छुआछूत की भावना को समाप्त कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, किसी भी रूप में इसका व्यवहार दंडनीय घोषित किया गया है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 17 में साफ साफ लिखा गया है कि अस्पृश्यता की उन्मूलन यानी अंत कर दिया गया है, अंत हो जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति को हम छुआछूत की भावना से या अस्पृश्यता की भावना से उसे नहीं देख सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति समाज के किसी भी वर्ग की शिक्षा प्राप्त करते, कोई भी व्यक्ति समाज में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं तथा जन सुविधाओं के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता तथा अस्पृश्यता किसी भी रूप से व्यवहारिक सहन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि निम्न वर्गीय लोग या हाशिए वर्गीय लोगों को मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज में प्रवेश करने से तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नल, कुआं, तालाब में वर्जित रखा जाता है, तो वो अनुच्छेद 17 में यह प्रोविज़न दिया गया, वो प्रावधान दिया गया है कि आप हर जगह पर वो जा सकते हैं, किसी भी तरह से उस पर अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना नहीं किया जा सकता है। अब देखो पॉइंट 4, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 46 जिसमें क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित में कहा गया है कि राज्य में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 46 में साफ साफ नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। ठीक है। शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों के रहते हैं, जैसे सरकार के द्वारा उसे मुफ्त शिक्षा देना तथा समय समय पर स्कॉलरशिप देते रहना, उन लोगों के अलग विद्यालय का खोलना, इस तरह का जो अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के यानी ST/SC के लिए जो भी क्या किया गया है, सहायता की रक्षा करने का गारंटी देती है कौन, अनुच्छेद 46। इसके नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित में यह कहा गया है, उससे अलग से आरक्षण के तौर पे उसे रक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। ठीक है। तथा उसके शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करेगा तथा यदि राज्यों में उन्हें सामाजिक अन्याय तथा उस पर किसी भी तरह का सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध जो संरक्षण प्रदान करेगा, तो उस पर जो भी किसी भी तरह का शोषण किया जाता है उसका संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 5 में कहा गया है, देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक आयोग है। ठीक है। एक कमीशन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुसूचित जातियों के हित के संरक्षण प्रदान करने तथा उनकी रक्षा करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो एक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है जिसमें अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण प्रदान करने के लिए वो रक्षा प्रदान करती है और की गई। इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दो अलग अलग आयोग है। जनजातियों के लिए जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया है। उसमें दोनों अपना अपना आयोग के द्वारा उसकी रक्षा की गारंटी प्रदान करती है। अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षण देने के उपायों का क्रियान्वयन जांच करता है। 6 नंबर में देखो, संविधान के अनुच्छेद 164 में झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पृथक जनजातीय कल्याण मंत्रालयों का गठन प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देखो अनुच्छेद 164 यानी अनुच्छेद 164 में झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा 3 राज्यों में यहाँ के जनजातियों के लिए कल्याण मंत्रालयों का गठन किया गया है। तो हम लोगों का जो 3 स्टेट है, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ के लिए जनजातीय कल्याण विभाग यानी जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान किया गया है। अलग मिनिस्ट्री भी होता है। हम देखते हैं झारखंड सरकार में जैसे आदिवासी कल्याण मंत्री है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो ये तीनों भारत के तीनों जो स्टेट हैं, यहाँ पर आदिवासी कल्याण मंत्री यानी जनजाति कल्याण मंत्रालयों का गठन किया गया है। पॉइंट, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही है योजनाएं, ठीक है, वो सब उसका खर्च भारत सरकार वहन करती है।
अब देखो आगे हम लोग कल पढ़ने वाले हैं संवैधानिक प्रावधानों का लागू किया जाना। ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों का लागू किया जाना, संवैधानिक प्रावधानों का लागू किया जाना, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।